गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑर्डर 5 सीपीसी का ऑर्डर 5 इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। रीड विद सेक्शन 27 समन्स। ऑर्डर 5 रूल 1 ये कहता है when a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim and to file a written statement of his defense if any within 30 days from the date of service of summons on the defendant। तो एक बार सूट इंस्टीट्यूटेड हो जाता है तो समन्स इशू होता है डिफेंडेंट को, और उसमें डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको अपीयर होना है और आंसर करना है प्लेंटिफ के क्लेम को जो कि आपके अगेंस्ट फाइल हुआ है सूट, उसका आपको आंसर देना है। तो और वो आंसर किस तरह से देगा, वो फाइल करेगा रिटर्न स्टेटमेंट, उसके डिफेंस में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की उन्होंने एक टाइम लिमिटेशन दिया है कि विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, जब सर्विस ऑफ समन्स हो जाता है डिफेंडेंट को तो उसके विदिन 30 डेज उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। तो प्रोवाइजो ये कहता है provided that no such summons shall be issued when a defendant has appeared at presentation of claim and admitted the plaintiff's claim। तो सर्विस ऑफ समन्स करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रोवाइजो कहता है कि नो सच समन शैल बी इशूड, ऐसे समन्स इशूड नहीं किया जाएगा जब डिफेंडेंट अपीयर होगा, जब प्लेंटिफ अपना जो प्लेंट है, जो केस है फाइल कर रहा है और जो प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करता है प्लेंटिफ, तब डिफेंडेंट अपीयर रहता है और उसके क्लेम को एडमिट करता है, तब उसको समन्स इशू करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तब उस सिचुएशन में नो सच समन शैल बी इशूड, ठीक है, ऐसे इन्होंने कहा है प्रोवाइजो में। ऑर्डर 5 रूल 1 प्रोवाइजो नंबर 1 ये कहता है। प्रोवाइजो नंबर 2 कहता है कि प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर 30 डेज के पीरियड में अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में, तो ही शैल बी अलाउड, शैल बी मतलब मैंडेटरी प्रोविज़न है ये, उसको एक मौका दिया जाता है, ही शैल बी अलाउड to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but we shall not be later than 90 days from the date of service of summons। तो उसको और एक चांस दिया जाता है कि आप फाइल कर सकते हो रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन वो 90 डेज का पीरियड रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने किया है कि बस शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज का पीरियड दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, जिस दिन से सर्विस ऑफ समन्स हुआ है उस दिन से वो काउंटिंग करेंगे कि चलो आपको 90 डेज का पीरियड दिया जाता है और आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो, ऐसे कोर्ट ऑर्डर करेगा। लेकिन डिफेंडेंट को रीजनेबल कॉज देना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं फाइल कर पाया जो फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज, ठीक है। रूल 2 कहता है, ऑर्डर 5 रूल 2 कहता है कि अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन्स हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 में अपीयर इन पर्सन। डिफेंडेंट इन पर्सन खुद भी प्रेजेंट हो सकता है या प्लीडर के थ्रू भी अपीयर हो सकता है, और बाय प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चन। तो ये 3 उन्होंने सब क्लॉज दिए हैं। और रूल 3 कहता है, ऑर्डर 5 रूल 3 कहता है एवरी सच समन शैल बी साइन बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट एंड शैल बी सील्ड विद द। तो समन्स कैसे होना चाहिए, उन्होंने कहा है कि समन जो होगा वो साइन किया होगा जज ने या फिर ऑफिसर ने जिनको अपॉइंट करेगा जज साहब, और उस पर सील होनी चाहिए कोर्ट की, तो ही उसको एक वैलिड समन्स कहा जाएगा। तो जब समन्स इशू होता है डिफेंडेंट को तो समन्स के साथ में क्या अटैच होता है यह बताया गया है कि ऑर्डर 5 रूल 2 में, ऑर्डर 5 रूल 2 में ये जो हमने ऊपर के जो देखा है वो ऑर्डर 5 रूल 1 के सब रूल थे, ये 2 और 3। तो अभी ऑर्डर 5 का रूल 2 कहता है कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स टू समन्स। तो जो भी समन्स इशू होगा डिफेंडेंट को उसके साथ में एक कॉपी ऑफ प्लेंट अटैच होगी, और वो ताकि उसको पता चले कि कौन सा दावा प्लेंटिफ ने उसके अगेंस्ट फाइल किया है कोर्ट में। तो ऑर्डर 5 रूल 3 कहता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। कोर्ट को अगर लगता है कि डिफेंडेंट का और प्लेंटिफ का दोनों का इन पर्सन अपीयर कोर्ट में प्रेजेंस रहना ज़रूरी है, तो वो ऐसे मेंशन करते हैं कि समन्स में वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट
The summons shall order him to appear in person in court on the day therein specified. Where the court sees reason to require personal appearance of the plaintiff on the same day, it shall make an order for such appearance. तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का दोनों का पर्सनली प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तो वो इस रूल के अंडर में ऑर्डर 5 रूल 3 के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास करते हैं, समन्स में ऐसे डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। ऑर्डर 5 रूल 4 ये कहता है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टन लिमिट। तो यहाँ पे रीड विद ऑर्डर 5 रूल 4 रीड विद सेक्शन 132 और 133। इट टॉक्स अबाउट एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर पार्टी जुरिडिक्शन के अंदर नहीं रहती है कोर्ट के, तो उनको वो पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर नहीं करेगी। तो ऑर्डर 5 रूल 4 सब क्लॉज ए कहता है कि विद इन नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड। सब रूल ए विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और अगर वो प्लेंटिव डिफेंडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स के जुरिडिक्शन नहीं रहता है, तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा पर्सनल अपीयरेंस से। तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट, समन्स में ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं देगी। और बी में कहता है कि विदाउट सच लिमिट बट एट प्लेस लेस देन 50 और where there is a railway or steamer communication or other established public conveyance for 5-6 to अगर कन्वीनियंस है तो ही वो ऑर्डर करेगी, अगर कन्वीनियंस नहीं है तो वो पर्सनल अपीयरेंस के लिए वो ऑर्डर नहीं करेगी कोर्ट, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ऐसे ही इन्होंने कहा है। नेक्स्ट इसमें कहेंगे समन्स टू बी वो रूल ऑर्डर 5 रूल 5, 6, 7, 8 ये कंटेंट ऑफ समन्स के बारे में बताता है। ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।